जय हिंद एवरीवन। जितने भी साथी आर्मी अग्निवीर का पेपर 2026 में देने वाले हैं तो आप लोग बहुत अच्छी जगह आ गए। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। आज की इस क्लास में हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। आज हमारी क्लास नंबर 1 रहने वाली है, तो आप लोगों को हर एक क्लास को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते रहना है। आप लोग यकीन मानिए कि अगर आपने अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट किया तो आप लोग पेपर में बहुत अच्छा जीके जीएस से स्कोर करने वाले हैं। प्रश्न से रिलेटेड जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको सारी जानकारी देता चलूँगा। अभी तक मैंने आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराए थे। अब हमारी नए पैटर्न पर आधारित क्लासें आज से शुरू हो गई हैं। अब आपके जिस टॉपिक से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उसी टॉपिक से आपको इस क्लास में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल तसल्ली से हर एक क्लास को कंप्लीट करते रहना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो उसके ऑप्शंस हैं मैकमोहन रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैगीनॉट रेखा। तो आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जितने भी साथी रेडक्लिफ रेखा बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा है। अब आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो मैकमोहन रेखा आप लोगों की भारत और किस देश के बीच है? तो आप लोग याद रखेंगे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से ये सीमा रेखा जरूर याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो डूरंड रेखा आप लोग याद रखेंगे डूरंड रेखा पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे अफ़गानिस्तान, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैगीनॉट सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैगीनॉट सीमा रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो आप लोग ये सीमा रेखा अच्छे से याद जरूर कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अब आपके इस प्रश्न में सिर्फ भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन से रिलेटेड जितनी जानकारी और जितनी इम्पोर्टेंट सीमाएं थीं वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी पर ये वन लाइनर की तरह जरूर नोट करते चलना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे कि पाकिस्तान देश की संसद का नाम क्या है? तो उसके ऑप्शंस हैं नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय कांग्रेस, ड्यूमा और जातीय संसद। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान देश की संसद का नाम क्या है। देशों की संसद के नाम से भी लेकर आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान की देश की संसद का जो नाम है वो नेशनल असेंबली। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस अर्जेंटीना के संसद का नाम है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना किस देश की संसद का नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे अर्जेंटीना का आपका राष्ट्रीय कांग्रेस संसद का नाम है। उसके बाद ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो ड्यूमा जितने भी साथी रूस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि जातीय संसद किसका नाम है? तो जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि बांग्लादेश की संसद का नाम अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे कि जाती है। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आपको ये संसद के नाम जरूर याद कर लेने हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, प्रश्न को पढ़कर बहुत अच्छे से आंसर करते रहें और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्लास हर शाम आपकी 7 बजे होती है। अब आपको जो आर्मी अग्निवीर के ऑनलाइन फॉर्म है वो 3 फरवरी से स्टार्ट ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। अब आपका नोटिफिकेशन
आज 2 फरवरी हो गई है, तो 2 फरवरी को अगर नहीं आया शाम तक तो आपका 3 फरवरी को 100% आ जाएगा और 3 फरवरी से आपके ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। मैंने आपके लिए जो नए पैटर्न पर आधारित जीके जीएस की क्लासें शुरू की हैं, आप लोग अगर अच्छे से इन सभी क्लासों को कंप्लीट करते रहेंगे तो 100% आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर ले जाएंगे। आपको मैं जितनी भी डिटेल में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इनका बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे, अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहेंगे। अब आपको मैं रिवीजन भी कराता रहूँगा। जैसे आपकी मान लीजिए कि 5-6 क्लासें हो गई, उसके बाद हर संडे को आपको मैं रिवीजन क्लास करा दूँगा, जिससे वो होगा कि आप लोगों का रिवीजन भी यहाँ से आसानी से होता रहेगा। जीके जीएस में ऐसा होता है कि आप प्रश्नों को ज़्यादा याद नहीं कर सकते, अगर उन प्रश्नों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो प्रश्न याद हो जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो उसके ऑप्शन हैं राजघाट, शक्ति स्थल और किसान घाट, विजय घाट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो जितने भी साथी यहाँ पर विजय घाट बता रहे हैं, तो इनका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। आपको अच्छे से याद रखना है, समाधि स्थल से लेकर आपके पेपर में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं और हर वर्ष इस टॉपिक से एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है जो आपका विजय घाट समाधि स्थल है, ये कहाँ पर है। तो विजय घाट समाधि स्थल दिल्ली में बना हुआ है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, दिल्ली में विजय घाट समाधि स्थल है। उसके बाद आपको बताना है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो राजघाट आप लोग याद रखेंगे, राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी। अब आपको बताना है कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है। तो शक्ति स्थल जो समाधि स्थल है, जितने भी साथी बता रहे हैं और जितने लोगों को नहीं पता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे और इनको याद जरूर कर लेंगे। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। उसके बाद आपको बताना है कि किसान घाट किसका समाधि स्थल है। तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह के। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें लिख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह का। अब ये जितने भी मैंने आपको समाधि स्थल बताए हैं, यहाँ से आपके पेपर में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये सारे समाधि स्थल आपके दिल्ली में स्थित हैं। कभी कभी ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किसान घाट समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है। तो जितने भी मैंने आपको ये समाधि स्थल बताए हैं, यहाँ पर राजघाट, शक्ति स्थल, किसान घाट और विजय घाट, ये चारों जो आपके स्थल हैं समाधि स्थल, ये सारे दिल्ली में स्थित हैं। आप लोग ये ज़रूर याद कर लेना, आपसे प्रश्न यहाँ पर घुमाकर भी पूछा जा सकता है पेपर में। अब आपको ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी साथी चैनल पर नए हैं और आर्मी अग्निवीर का पेपर इस वर्ष 2026 में देने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से बाहर आपके पेपर में जीके जीएस के प्रश्न बिल्कुल नहीं जाएंगे, बस आपको ईमानदारी से हर एक क्लास को कंप्लीट करते रहना है। अब आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। तो उसके ऑप्शंस हैं पद्म श्री, भारत रत्न, वीर चक्र, पद्म भूषण। तो आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो आपको सामने चारों ऑप्शंस हैं, आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जितने भी साथी भारत रत्न बता रहे हैं, तो उनका बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। अब आप लोग कुछ याद रखेंगे, जैसे भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ये आपके पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आर्मी जीडी के, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, ये आपकी 1954 में हुई थी, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे ये भारत रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार
कब दिया जाता है? तो ये आपका हर वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार, आपको ये ज़रूर याद रखना है। उसके बाद सर्वप्रथम पुरस्कार जो भारत रत्न है ये किसे दिया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे सर्वप्रथम आपका जो पुरस्कार है ये आपका दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अगर आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनेगा भारत रत्न पुरस्कार से, तो इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न बिल्कुल नहीं बनेगा। जितना मैंने आपको बताया आप लोग इसको अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप लोग इतना याद कर लेंगे भारत रत्न पुरस्कार के। अब ऐसे ही आपके जितने भी पुरस्कार हैं मैं आपको एक एक प्रश्न करके सारे पुरस्कार कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग ईमानदारी से अगर क्लास को करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ से बाहर पेपर में प्रश्न नहीं पाएंगे। मैं आपको जिन टॉप बुक से कंटेंट दे रहा हूँ ना, वो वास्तव में बुक अपने आप में बहुत अच्छी हैं। बस आपको क्लासों को अच्छे से कंप्लीट करना है और हर एक प्रश्न को याद जरूर करना है। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है कि राष्ट्रीय जो आपका गान है जन गण मन को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो उसके ऑप्शंस हैं 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1936, 22 मार्च 1957। तो आपको चारों ऑप्शंस देखने के बाद राइट आंसर बताना है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जितने भी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर बता रहे हैं 24 जनवरी 1950, तो उन सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका राष्ट्रीय गान जनगण मन है ये किसने लिखा था, इसके लेखक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। और ये पहली बार कब गाया गया था और कहाँ पर गाया गया था? तो पहली बार जनगण मन कोलकाता जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1911 में, जनगण मन वहाँ पर सबसे पहले गाया गया था। और जनगण मन गाने की अवधि कितनी है, कितने समय का इसमें समय लगता है? तो इसमें जो समय लगता है वो आपका 52 सेकंड का समय लगता है। तो जनगण मन से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। आप लोग अच्छे से इनको याद जरूर कर लेना। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 6 हमारा रहने वाला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हर संडे को मैं आपको रिवीजन क्लास करा दिया करूंगा, जिसमें मतलब पूरे सप्ताह में जितने मैंने आपको प्रश्न कराए होंगे उन प्रश्नों से जितने इम्पोर्टेंट और ज़्यादा प्रश्न होंगे उस सारे प्रश्नों का रिवीजन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों का ऐसा होगा कि रिवीजन भी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। और आप लोगों की जो क्लासें होती हैं हर रोज़ शाम 7 बजे, तो आप लोग इन क्लासों को ज़रूर कंप्लीट करते रहना। अब आपकी जो एक मैंने नई पहल की है, वो मैंने नई पहल अब जो शुरू की है वो आपको मैं 100 दिन का मैंने टारगेट रखा है। 100 दिन में आपको 100 वीडियो मिलेंगे जीके के, जो आपको शॉर्ट वीडियो मिलने वाले हैं जीके के। इसमें आपसे ये होगा कि जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आपको मैं उस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों को आप तक पहुंचा दूंगा। और उसमें जितनी जानकारी इम्पोर्टेंट होगी वो भी मैं उसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आज से हमारी ये पहल शुरू होगी। ये पहल आपकी 1 फरवरी से शुरू होनी थी, लेकिन 1 फरवरी को लाइट नहीं आई थी, हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। इस वजह से आपकी आज से 2 फरवरी को ये पहल आपकी शुरू होगी। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेपर में फ़ायदा मिलने वाला। आप लोग कम समय में बहुत प्रश्नों का यहाँ पर रिवीजन कर पाओगे। आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो उसके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो आपको बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी को जितने भी साथी टिक कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। महत्वपूर्ण नारे से लेकर यहाँ पर आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो आपका नारा दिया था वो दिया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने जो नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नारा दिया था, आराम हराम है और पूर्ण स्वराज, ये दो नारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख लेंगे। आराम हराम है और पूर्ण स्वराज की मांग भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अब आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है। उसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर जितने भी साथी बता रहे हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। उसके ऑप्शंस हैं 25 जनवरी, 25 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 21 जून। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, इस प्रश्न का राइट जवाब उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आप लोग याद रखेंगे, जैसे आपका जो रहने वाला राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। जितने भी साथियों को पता है तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे। जितने लोगों को नहीं पता है तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष आप लोगों का 23 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस कई बार आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिवस यहाँ पर समझ लेना है सारी चीज़ों को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को हर वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि पुलवामा शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पुलवामा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? पुलवामा शहीद दिवस, तो जितने भी साथियों को पता है तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को रिवीजन करते रहें। जितने लोगों को नहीं पता है तो आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन ज़रूर कर लेंगे। पुलवामा शहीद दिवस हर वर्ष आप लोगों का 14 फरवरी को मनाया जाता है। पुलवामा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर 14 फरवरी को मनाया जाता है। अब आप लोग याद बताएंगे यहाँ पर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस यहाँ पर आप लोगों का हर वर्ष कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। तो आप लोग इस सारे दिवस को जरूर याद कर लेंगे, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो अपनी कॉपी पर वन लाइनर की तरह लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, बताएंगे आप लोग भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो उसके ऑप्शंस हैं अशोक चक्र, कंगारू, शेर और गुलाब का फूल। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है, जितने भी साथी अशोक चक्र बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत देश का राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो अशोक चक्र है। अब कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू आप लोग याद रखेंगे, कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो कंगारू, आप लोग इसको याद कर लेंगे, आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो शेर आप लोग याद रखेंगे, शेर आप लोगों का नॉर्वे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। नॉर्वे
उसके बाद और किस देश का है, नॉर्वे के बाद आप लोगों का श्रीलंका का है। जितने भी मैं आपको देश बता रहा हूँ ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नॉर्वे, श्रीलंका, उसके बाद आप लोगों का नीदरलैंड। नीदरलैंड का क्या राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये आपका शेरी है, नीदरलैंड। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद जरूर कर लेंगे। उसके बाद गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो गुलाब का फूल यहाँ पर ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है, ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद एक देश का और है, वो दूसरा जो देश है आप लोगों का ईरान। तो आप लोग ये राष्ट्रीय चिन्ह जरूर याद कर लेना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद जरूर कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, आप लोग बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। उसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर जितने भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 11। आप लोग बताएंगे कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, कई बार ये आर्मी जीडी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके ऑप्शंस हैं सितार, शहनाई, सरोद और तबला। तो जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जितने भी साथी यहाँ पर तबला बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर सितार वादक का संबंध किससे है, तो सितार वादक का संबंध यहाँ पर पंडित रविशंकर से है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, सितार वादक का संबंध यहाँ पर पंडित रविशंकर से है। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे, आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, रविशंकर से है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि शहनाई वादक का संबंध किससे है, तो शहनाई वादक का संबंध आप लोगों का अली अहमद। उसके बाद आप लोगों का एक का और है शहनाई वादक से अली अहमद के बाद आप लोगों का बिस्मिल्लाह खां से दोनों लोगों का संबंध है। तो आप लोग इनको जरूर याद कर लेंगे, आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वादक से लेकर आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अब आप लोग इसमें याद रखेंगे कि शहनाई वादक का संबंध अली अहमद और बिस्मिल्लाह खां दोनों से, दोनों में से अगर आपके ऑप्शन में कोई एक देखने को मिलेगा तो आप लोग उस प्रश्न का राइट आंसर जरूर कर देंगे। अब इन दोनों को भारत रत्न कब मिला था, और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। तो इनको भारत रत्न जो मिला था वो 2001 में मिला था, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब इस प्रश्न से लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, यहाँ से आपके जीएस के प्रश्न शुरू हो गए हैं। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है, तो उसके ऑप्शन है भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, तो आप लोग बताएंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब जितने भी साथी रासायनिक ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोग बताएंगे बर्तन बनाने में प्रयुक्त जो आपका जर्मन सिल्वर एक मिश्रित धातु है। तो आपको बताना है कौन कौन सी मिश्रित धातु हैं। उसके ऑप्शंस हैं कॉपर, सिल्वर, निकेल, उसके बाद कॉपर, जिंक, निकेल, उसके बाद कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल और एल्यूमिनियम। तो आपको इस प्रश्न का राइट जवाब बताना है। जितने भी साथियों को पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप लोग याद कर लेंगे। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन जो आपका सिल्वर होता है उसमें मिश्रित धातु जो होती हैं वो आपकी होती हैं कॉपर, जिंक और निकेल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 14। आपको बताना है मॉर्फिन किस
पादप में होता है? तो उसके ऑप्शन है अफीम, उसके बाद कुनैन, उसके बाद हींग, उसके बाद सर्पगंधा। तो मॉर्फिम किस पादप में होता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब जितने भी साथी अफीम ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। मॉर्फिम आपका अफीम में होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 15। आप लोग बताएंगे कि ध्वनि का एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचने का कारण क्या होता है? तो उसके ऑप्शन हैं परावर्तन, अपवर्तन, उसके बाद विवर्तन, उसके बाद परिकरण। तो आपको बताना कि ध्वनि का एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचने का कारण क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब जितने भी साथी विवर्तन बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको 16 नंबर प्रश्न का इस प्रश्न का राइट जवाब कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? उसके ऑप्शंस हैं माई नदी, लिम्पोपो नदी, इरावती नदी, इनमें से कोई नहीं। अब आपको इस प्रश्न का राइट जवाब कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसमें से आपका एक प्रश्न तो ऑप्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, इनमें से कोई नहीं। अब आपको 3 ऑप्शन को देखकर बहुत अच्छे से जवाब बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आज हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई थी तो आप लोगों को आज बिल्कुल भी इस बात पर परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोग कंटेंट बर्बाद करें। आपको मैंने इस क्लास में सिर्फ 15 प्रश्न कराए हैं, लेकिन प्रश्न से रिलेटेड जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो भी मैंने आपको बता दी है। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि जीके जीएस के इन 15 प्रश्नों में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं। आप लोग अपना ईमानदारी स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद आप लोग कमेंट करके 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ज़रूर बताएंगे। आज हमारी क्लास नंबर 1 थी तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाई। अब आपको परेशान नहीं होना, अब आपको हर एक क्लास में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ईमानदारी से सभी क्लासों को कंप्लीट करते रहना। अब जो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, ये क्लासें शुरू की हैं, ये आपकी क्लासें तब तक चलेंगी जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती है। तब तक बराबर इसी तरीके से हम लोग क्लासों को करते रहेंगे और एक हर संडे को आपकी रिवीजन क्लास रखी जाएगी जिसमें आपके 50 प्रश्न जीके जीएस के हुआ करेंगे, जिससे आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से और मजबूत कर सकते हैं। तो आप लोग ईमानदारी से सभी क्लासों को कंप्लीट करते रहें। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अब आपके 3 फरवरी से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा आपको मैं कंप्लीट जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।